क्लास में क्या बात हो रही थी? आपकी एनर्जी की बात हो रही थी। ग्राफ बता दिया था, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी हमने समझा दिया था पूरा। तो लास्ट क्लास में जो नहीं देखे होंगे, लास्ट क्लास का वीडियो देख लेना, जिनका छूटा था। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूरा कंप्लीट समझाया था, लिखाया नहीं था। लास्ट क्लास में क्या होता है पूरा समझा चुका था, आज लिखते हैं केवल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी लास्ट क्लास में बताया था। एनर्जी क्या बताया था? एनर्जी के दो टाइप बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब जो एनर्जी है, या मोशन में है उसके कारण एनर्जी। उसके कारण एनर्जी, मोशन के कारण जो एनर्जी है उसको क्या बोला था? काइनेटिक एनर्जी। और रेस्ट में अगर एनर्जी है क्या बोला था? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी दो वजह से बताया था, एक पोजीशन की वजह से, एक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ठीक है। तो लिखते हैं डिटेल में, उस क्लास में बहुत डिटेल समझा चुका हूं। तो जिनको डिटेल थ्योरी समझनी है तो पिछली क्लास देख सकते हो। यहां अब लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी से पहले, अब चूंकि सारी बातें कर ही चुके हैं तो हम थोड़ा सा लिखते हैं एनर्जी। अब एनर्जी के बारे में भी ज़्यादा अच्छा फील आएगा, चूंकि दोनों टाइप की एनर्जी हमने देख लिया। तो पहले बात करते हैं एनर्जी। लिखो पोटेंशियल एनर्जी, पहले हम लिख रहे हैं एनर्जी। लिखना एनर्जी इज ए मेजर, एनर्जी इज ए मेजर, एनर्जी इज ए मेजर, बोर्ड पे लिखा मेजरमेंट है। एनर्जी इज अ मेजर that associated is a measure that associated measure that associated with a state, that associated with a state, that associated with a state, ब्रैकेट में लिख सकते हो, और कंडीशन, associated with state or condition of one or more bodies, of one or more bodies, एक या उससे ज्यादा बॉडी की, ये क्या है, उसका स्टेट क्या है, या बोलो तो उसकी कंडीशन क्या है, रुका है कि चल रहा है, उससे एसोसिएटेड जो टर्म है दैट इज कॉल्ड क्या है? एनर्जी। उसी का मेजरमेंट है, ठीक है ना, कि अगर मोशन का स्टेट है कि रेस्ट का स्टेट है, किस कंडीशन में है बॉडी, ठीक। अब लिखो काइनेटिक एनर्जी। ऐसे देख चुके हैं लेकिन रिलेट कर पाएंगे अब, चूंकि सारा बात कर चुके हैं, तीनों के बारे में समझ है। तो लिखना काइनेटिक एनर्जी। अब लिखना काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में लिखना इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ, इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ स्टेट ऑफ मोशन, एसोसिएटेड विथ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, एसोसिएटेड विथ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। कैसे स्टेट से एसोसिएटेड है? मोशन के स्टेट से, कि ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो कुछ एनर्जी कैरी कर रहा होगा अपने साथ, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। लिखो पोटेंशियल एनर्जी नीचे। अब लिखो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लिखना इट इज द एनर्जी associated with configuration, associated with configuration of one or more bodies, configuration of one or more bodies, one or more bodies। अब क्या है देखते हैं, बाकी पिछले क्लास में बहुत बात कर लिया था। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल वर्ड से बना है। पोटेंशियल का मतलब क्या, बोलते हैं ना कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, ये अगर इस काम को चाहेगा तो बहुत अच्छे से कर लेगा, जरूर कर पाएगा, बड़ा अच्छा बैटिंग करता है, बड़ा अच्छा बॉलिंग करता है, बड़ा अच्छा फुटबॉल खेलता है, बड़ा अच्छा कैलकुलेशन करता है, पढ़ाई करता है, तो बोलते हैं उस फील्ड में बहुत पोटेंशियल है, उस फील्ड में अगर करेगा तो बहुत अच्छा कर जाएगा। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? क्षमता।
कि क्षमता है, करेगा तो अलग बात है, अच्छा कर पाएगा। तो पोटेंशियल का मतलब क्या है, लिखो पॉसिबिलिटी। पोटेंशियल का मतलब है पॉसिबिलिटी, इस वर्ड का ही मतलब है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी और कैपेसिटी, क्षमता। कैपेसिटी है, पॉसिबिलिटी है, अगर करेगा तो कर पाएगा। किस चीज के लिए, कुछ काम करने के लिए, फॉर एक्शन। पॉसिबिलिटी और कैपेसिटी फॉर एक्शन, एक्शन करने की पॉसिबिलिटी है, उसके पास क्षमता एक्शन करने की, तो दैट इज पॉसिबिलिटी और कैपेसिटी फॉर एक्शन। ठीक है, नीचे लिख लेते हैं 10 पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल पे बात करते हैं। 10 पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी stored in a body or system, stored in a body or system by virtue of body or system by virtue of its, बोर्ड पे लिखा है सिस्टम, by virtue of its position, बोर्ड पे लिखा हुआ है पोजीशन, और पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड या स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी और सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, तो बॉडी के पोजीशन के कारण और उसके बनावट के कारण, दोनों का मतलब बता दिया था। पोजीशन का लेना देना मतलब उसकी पोजीशन क्या है, उसकी हाइट क्या है, और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब उसकी बनावट क्या है, मटेरियल कैसा होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। जैसे हर मटेरियल में एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है। एक स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, फिर छोड़ेंगे तो फिर से वापस आ जाएगा, उसके पास एनर्जी आई। जब तक कंप्रेस किए वो एनर्जी किसमें है, पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे छोड़ा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, मूव करने लगेगा। तो वो मूव क्यों किया, हमारे कंप्रेस करने की वजह से किया। तो कंप्रेस किए वो कहाँ गया, हमने जो वर्क किया वो कहाँ गया, वो स्प्रिंग के मटेरियल में स्टोर हुआ। क्यों स्टोर हुआ, क्योंकि उसमें ऐसी प्रॉपर्टी थी, उसमें इलास्टिसिटी थी। हर मटेरियल एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाएगा। जैसे एक रस्सी लेंगे, रस्सी को कंप्रेस करेंगे, तो कंप्रेस करेंगे जहां करेंगे रस्सी क्या होगा, वहीं रुक जाएगा, फिर से वो वापस नहीं आएगा। हमने तो वर्क किया ना, जितना कंप्रेशन स्प्रिंग को दे रहे हैं, जितनी एनर्जी से स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं, उतनी एनर्जी से हम रस्सी को कंप्रेस कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे फिर वो वापस आएगा। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग के मटेरियल ने हमारे वर्क को स्टोर किया, लेकिन रस्सी के मटेरियल ने हमारे वर्क को स्टोर नहीं किया। उसमें कैपेसिटी नहीं थी, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं थी कि एक्शन करने की, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, उसमें एनर्जी स्टोर नहीं होगी। लेकिन स्प्रिंग में स्टोर होगी। क्यों, स्प्रिंग में हो रही है और रस्सी में नहीं हो रही है, ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। इसी का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन। इसको हाइट से लेना देना नहीं है, आप कितना कंप्रेस कर रहे हो स्प्रिंग को, उस पर डिपेंड कर रहा है वो कितना दूर तक जाएगा या कितनी एनर्जी से जाएगा, या कितना खींचे हो उस पर डिपेंड कर रहा है वो कितना ज्यादा फिर वापस आएगा। या फिर तीर धनुष है, आप कितना ज्यादा कमान को खींचे हो, कितना ज्यादा रस्सी को खींचे हो, इस पर डिपेंड करता है वो कितना दूर जाएगा, ना कि किस हाइट पे। आप चाहे किसी भी हाइट से करो, डिपेंड कर रहा है उसका खींचना। खींचना मतलब उसको लेना देना पोजीशन से नहीं है, हाइट से नहीं है, ड्यू टू क्या है, कॉन्फ़िगरेशन से। और पोजीशन वाला जो है डिटेल में बताया था कि हम हाइट तक किसी चीज को स्टोर करते हैं, एच बढ़ने की वजह से क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, जिसको छोटे क्लास में आप mgh से पढ़ रहे होगे। ठीक है, बाकी पिछले क्लास में बोला था, तो एक लाइन और लिख लो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, पोटेंशियल एनर्जी वाले में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूचुअल एनर्जी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूचुअल, बोर्ड पे लिखा हुआ है म्यूचुअल एनर्जी, also called mutual energy or also called mutual energy or energy of configuration। इसको mutual energy बोलते हैं, और also called mutual energy or energy of configuration, energy of configuration। ठीक है, तो दो वजह से पोटेंशियल एनर्जी दिखती है। एक साथ बीमार है सब, मतलब कोई उधर खांस रहा है, कोई इधर ये हो रहा है, उठ रहा है। बीमारी से जंग करते हुए बालकों, बालिकाएं भी जंग कर रही है, नहीं, बालक लोग बीमारी के साथ जूझते हुए
हाँ ठीक हुआ, तुम बालिका ठीक हो गया, बालक को शुरू हो गया, बढ़िया। तो मामला ठीक है। अब देखो, तो एनर्जी की पोटेंशियल की दो वजह से है, रेस्ट में है तो जो एनर्जी है पोटेंशियल में है। रेस्ट में दो वजह से एनर्जी होगी, एक तो पोजीशन के कारण होगी ड्यू टू हाइट, और दूसरा क्या है कॉन्फ़िगरेशन के कारण कि मटेरियल कैसा है, इलास्टिक है कि नहीं, और इलास्टिक है तो कितना ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी है। ठीक है, अब इसके कुछ ब्रॉडली बांट सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, लिखो इनटू किसमें किसमें, तीन टाइप के बोल सकते हैं। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर मोटे तौर पे बोलेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो तीन टाइप की पोटेंशियल एनर्जी है, अगर ब्रॉडली बोलेंगे तो एक ग्रेविटेशनल, एक इलास्टिक, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक। ग्रेविटेशनल क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का कोई रोल होता होगा जिसको हम mgh के नाम से बोला करते थे, देखेंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो इलास्टिसिटी के कारण है। इलास्टिसिटी क्या है, याद करो मैंने पीछे चैप्टर में एक बताया था, F इक्वल टू माइनस के एक्स इक्वल टू बताया था, यूज किया था जब लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन करे थे स्प्रिंग वाले। तो F इक्वल टू माइनस के एक्स किया था। F क्या है यहाँ पे, स्प्रिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स है, और x क्या है, कितना इलोंगेशन किए हैं। माइनस साइन क्या बता रहा है कि जिधर भी स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे उसके उल्टा स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, यानी स्प्रिंग को इधर कंप्रेस कर रहे हैं तो स्प्रिंग क्या हो रहा है, उल्टे डायरेक्शन में धक्का देगा, या स्प्रिंग को खींच रहे हैं ऐसे तो फिर क्या होगा, ये सिकुड़ेगा। तो उल्टे डायरेक्शन स्प्रिंग फोर्स लगता है, नेगेटिव साइन इसको बताता है। और के हमने बोला था फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, यही बताता है कि स्प्रिंग में स्टिफनेस कितनी है, बता चुका था। स्टिफनेस मतलब कोई स्प्रिंग कितनी जल्दी अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करता है। जैसे पेन का स्प्रिंग जल्दी रिगेन करेगा कंपेयर टू सोफा का स्प्रिंग। सोफा पे बैठते हो धीरे धीरे रिलैक्स होता है, पेन थोड़ा जल्दी रिलैक्स होगा। रेलवे के दो कंपार्टमेंट या रेलवे में भी स्प्रिंग होता है, वो उससे और धीरे से रिलैक्स होगा, क्योंकि सबका हमको रिलैक्सेशन टाइम अलग चाहिए। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि सोफे पे बैठे झटके सोफा देके दीवार हमको छत से टकरा दे, हम चाहेंगे सोफा बैठे धीरे धीरे रिलैक्स हो। पेन की स्प्रिंग पे हम नहीं चाहेंगे कि पूरा वजन डाले, कि सोफे पे तो पूरा वजन डालते हो ना, फिर कंप्रेस होता है, वो हल्का सा उंगली दबा के कंप्रेस नहीं होगा। तो वहां पे क्या होता है, उसका कंप्रेशन भी थोड़ा सा ज्यादा वजन पे होगा, रिलैक्सेशन भी धीरे धीरे होता है। पेन की स्प्रिंग का कंप्रेशन भी जल्दी हो जाएगा, रिलैक्सेशन भी जल्दी हो जाएगा। तो सबके क्या अंतर है, सबके के में अंतर है। बाकी डिटेल मैंने लॉज ऑफ मोशन में बताया था, वहां बता चुका हूं। उसी से रिलेटेड जो है, उसी फोर्स से रिलेटेड जो एनर्जी है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बारे में हम अभी चैप्टर में आगे देखेंगे, इसका कुछ फॉर्मूला आता है, क्या आता है, कैसे आता है, हम आगे चैप्टर में देखेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये 12th में है, बस इतना सा जान दो। इलेक्ट्रोस्टैट्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से लेते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, स्टैट मतलब स्टैटिक रुका हुआ। तो रुके हुए चार्ज के बीच में से रिलेटेड जो एनर्जी है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हम बोलते हैं K Q1 Q2 बाय R, जो 12th में हम बात नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा इच्छा है तो मैं इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, बाकी दो के बारे में अभी हम देखेंगे। ये 12th में है, इसको U से लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। इसका फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय R। यहां अगर दो चार्ज के बीच में बोलेंगे, एक से ज्यादा बोलेंगे Q1 Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस R, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी जो लगती है वो होती है K Q1 Q2 बाय R। एक से ज्यादा बोलेंगे तो फिर उनका भी कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, Q1 Q3 Q3 Q4, वो मैं बात अभी नहीं कर रहा ना, मतलब है ये 12th में देखना है, थोड़ा सा जानना था तो मैं बता दिया। यहाँ Q1 Q2 दो चार्ज है, के बीच का सेपरेशन क्या है, R है। ना आपको भी 11th में काम पड़ेगा, ना इसकी जरूरत है कि क्यों आया, ये 12th में देखेंगे और डिटेल देखेंगे, इसलिए अभी नहीं बात करेंगे। तो वो तीन टाइप होते हैं, बस ये लिख लो कि तीन टाइप होते हैं और तीनों का नाम, अभी बस नाम ही पता होना चाहिए। अभी 11th में ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट्स, इनको हम थोड़ा सा देखेंगे। तो एक बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये वही है जो आप पुराने क्लास में पढ़ते आ रहे होंगे, जिसको बोलते थे mgh।
तो इसका प्रूफ वगैरह भी आपको पता होगा। मैं सिंपल सा जल्दी से बात कर लेता हूं वो चीज। अब क्या है कि मान लो कि ये डस्टर यहां रखा है, समझो डस्टर यहां रखा है, मान लो ग्राउंड से कुछ हाइट पे रखा है, ग्राउंड से है, ग्राउंड से उठा के हमने डस्टर को यहां रखा, तो यहां से यहां लाने के लिए हमको कुछ वर्क करना पड़ा होगा। वो वर्क कहां स्टोर है? अभी डस्टर में है, किस फॉर्म में? पोटेंशियल। जैसे छोड़ेंगे ये नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा मतलब क्या होगा? पोटेंशियल कन्वर्ट हो गया काइनेटिक में। क्यों हुआ? क्योंकि हम डस्टर को ऊपर लेके आए, तभी हुआ ऐसा ना। तो डस्टर को जितना ऊपर लेके जाओगे, यहां ले गए तो समझो ये ग्राउंड से नीचे जमीन से हाइट है इसकी h1, तो हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh1। मान लो इसको उठा के यहां ले गए, तो यहां से यहां खुद तो नहीं गया, हमको ले जाने के लिए वर्क करना पड़ा, और जितना वर्क करना पड़ा यहां से यहां तक ले जाने के लिए मान लो 10 जूल का वर्क करना पड़ा है, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितना होगी? 10 जूल, अगर लॉस नहीं हो रहा तो। यानी यहां पे जितनी एनर्जी थी इस जगह पे उससे 10 जूल ज्यादा एनर्जी आ गई इसके पास। और यहां ले गए, मान लो यहां 15 जूल हो गई, तो इससे 5 जूल और ज्यादा आ गई। फिर ऊपर ले जा रहे हैं, फिर और एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड हो गई। तो जितना ऊपर ले जा रहे हैं हमको वर्क और करना पड़ रहा है, और वही वर्क किसमें स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इसका फॉर्मूला जो mgh आता है, सिंपल आप देखे होंगे पुराने क्लास में, तो बहुत कुछ नहीं बात करना, मैं जल्दी से लेमन लैंग्वेज में जल्दी से 2 मिनट में बात कर लेता हूं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, ऐसे रखा हुआ है, तो नीचे क्या लगता है इसका? वर्टिकली डाउनवर्ड वेट लगता है mg। अगर मुझे इसको ऊपर ले जाना होगा तो मुझे mg से लड़ना पड़ेगा। अगर ऊपर ले जाना होगा तो मुझे mg को ओवरकम करना पड़ेगा, क्योंकि वेट तो नीचे खींचेगा। मान लो इसको उठा के हम यहां से यहां ले गए, और ये हाइट कितनी है? ये हाइट h है, और ये नई पोजीशन में इसको ले जा रहे हैं यहां से यहां पे, तो ये नई पोजीशन है। नई पोजीशन मान लो यहां ले गए इस ब्लॉक को, m मास का ब्लॉक को, तो इसके लिए क्या करना पड़ा? इसके लिए वर्क करना पड़ा। तो यहां पे जैसे ले जाएंगे तो mg को से ओवरकम करते हुए कितने हाइट तक ले गए? h हाइट तक। तो वर्क डन सिंपली क्या होता है? वर्क डन a से b तक ले जाने के लिए तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम उठाने के लिए जो हम फोर्स लगाएंगे, अगर ऊपर ले जाना है तो हम फोर्स किधर ले जाएंगे? ऊपर ही लगाएंगे, तभी ऊपर जाएगा। तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो ऊपर लगा रहे हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी किधर हो रहा है? ऊपर हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना है एंगल? 0 डिग्री। तो वर्क क्या बोलेंगे? Fs cos 0। cos 0 क्या होता है? 1। यानी वर्क इक्वल टू F इंटू एस। हम ग्रेविटी के कारण बोलेंगे तो ग्रेविटी नीचे वर्क कर रही है, ग्रेविटी नीचे फोर्स लगा रही है, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर कर रहे हैं, तो ग्रेविटी के कारण वर्क डन नेगेटिव होगा, पहले बता चुका हूं। लेकिन मेरे कारण वर्क डन क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है? नीचे वेट लग रहा है, इसको ओवरकम करना है, और इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? h। तो वर्क डन सिंपली क्या होता है? mgh। तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, नॉर्मल बात है। तो वर्क डन क्या होता है? mgh। हाँ, कुछ बातें ध्यान रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे h जो हाइट है वो बहुत कम है। हियर h शुड लेस देन r। यहां मतलब समझ में आता है, बहुत छोटा का मतलब, डबल लेस देन का मतलब क्या है? बहुत छोटा। r क्या है? r बताओ। अर्थ का रेडियस। क्यों मैं अर्थ का रेडियस कर रहा हूं? क्योंकि तो थोड़ा बहुत पता होगा, बाकी हम ग्रेविटी चैप्टर में देखेंगे, ग्रेविटेशन में, कि अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर जाते हैं ना, अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर जाते हो तो g की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। g की वैल्यू चेंज होती है, घटती है। मतलब अगर मैं यहां पे g लिख रहा हूं तो इस जगह पे g नहीं रह जाता, वो तभी रहेगा जब अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा हाइट पे बात नहीं कर रहा है। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा h लेस देन r, यानी h जो है अर्थ के रेडियस के कंपेयर में बहुत छोटा है। तो चूंकि h बहुत छोटा है इसीलिए यहां पे g वैल्यू g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान लो 9.81 बोला तो यहां पे भी 9.81 ही है। तो इस केस में mg यहां भी नीचे लग रहा है, mg यहां भी नीचे लग रहा है, यानी फोर्स हमारा क्या है? कांस्टेंट है। और फोर्स जब कांस्टेंट रहेगा तभी हम वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहां पे mg यूज कर पाया। अगर ये g नहीं कांस्टेंट लेते या कांस्टेंट नहीं होता तो g हमारा क्या होता? वेरिएबल होता। और वेरिएबल के केस में वर्क डन F इंटू एस नहीं लिखते, हमने बताया F ds का इंटीग्रेशन लिखते हैं, बताया था ना। वेरिएबल फोर्स के केस में वर्क डन बताया था, कांस्टेंट फोर्स वेरिएबल, वेरिएबल के केस में इंटीग्रेशन F ds करना पड़ता। तो चूंकि यहाँ पे mg जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, इसलिए हम डायरेक्ट हमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए ये टर्म जरूरी है कि h लेस देन r।
क्योंकि H लेस देन R नहीं होगा तो G चेंज करेगा, G वेरी करेगा मतलब फोर्स वेरी करेगा, और फोर्स वेरी करेगा तो मैं डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क नहीं कर सकता। बात समझ में आई? तो बेसिक चीज है, जल्दी से लिख लो फिर तब आगे बात करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेसिक पता लग गया, mgh, h हाइट की वजह से जितना भी होगा दैट इज mgh, ठीक है। अच्छा, इसमें बात करें एट अर्थ सरफेस या अर्थ के बहुत नजदीक, एट अर्थ सरफेस, अगर मैं अर्थ के सरफेस से बात करूंगा तो अर्थ के सरफेस से बेस सरफेस को माना है, वहां से ही हाइट अगर लिया है तो अर्थ के सरफेस से हाइट क्या होगा, h जीरो हो जाएगा। अर्थ के सरफेस के लिए h क्या हो जाएगा, जीरो, और h अगर जीरो करेंगे तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। और यही वर्क डन जो है यही किसमें स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के। रुक जाओ, यहां पे ये लिख लो, दिस वर्क डन, यही वर्क डन किसमें स्टोर होगा, चूंकि रुका हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ए पे था, उठा के बी पे लाए, बी पे रोके हुए हैं, तो कौन सी एनर्जी होगी इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी। एच हाइट की वजह से छोड़ देंगे तो काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। रुके केस में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी यही वर्क किसमें स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसके नीचे एक लाइन लिखना, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज, दिस वर्क डन इज stored as potential energy, is stored as potential energy, ठीक है ना। तो this work done is stored as potential energy, तो नीचे लिख लेना that is, इसका मतलब U इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, mgh। U से लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, तो U इक्वल टू लिखा mgh, ठीक है। अब आते हैं अर्थ के सरफेस पे, तो अर्थ के सरफेस के लिए हाइट क्या हो जाएगा, जीरो, तो हाइट जीरो, तो U इक्वल टू क्या होगा, mg इंटू जीरो, यानी क्या हो जाएगा, जीरो। तो अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो, ठीक है ना। अगर मान लो ये, या जिसको सरफेस का मतलब कुछ सरफेस नहीं होता, सरफेस का मतलब जिसको रेफरेंस माने हो। अगर रेफरेंस हम जमीन को माने हैं तो जमीन पे अगर इसको डस्टर को रख देंगे तो ये, इसके पास कोई एनर्जी होगी ऊपर नीचे जाने के लिए, नहीं। अगर हाइट को उठाएंगे छोड़ेंगे तो ये जमीन तक जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं, कुछ लॉ हैं, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे पर यहां पे भी पढ़ना है तो जल्दी जल्दी हम बात कर लेते हैं, ये सब पता होगा फिर भी देख लेते हैं। एक होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, एक होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। बेसिकली ये है वर्क काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, बोल देते हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन, सिंपल सा कहना है वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका कहना है वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका प्रूफ देख लेते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं, दो प्रूफ है। एक तो नॉर्मल जैसे आप पहले से करते आए होंगे, जैसे हमको इक्वेशन ऑफ मोशन पता है ना, एक प्रूफ देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में ये पता है आपको, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये पता है। एक काम करते हैं, दोनों साइड हाफ एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाइंग बाय, इधर लिख लेता हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय हाफ एम, मल्टीप्लाइंग बाय सिंपल हाफ एम। तो हाफ एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड कर सकते हैं बिल्कुल, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम, हाँ, इंटू 2a इंटू एस। कौन नहीं लेंगे इसके, देखो ना ये हो गया ना, हाफ हाफ कट गया, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब एम वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। वी क्या है, यहाँ पे मैं सारा टर्म नहीं लिखा रहा क्योंकि बेसिक चीज है, ये फाइनल वेलोसिटी होती है, यू इनिशियल वेलोसिटी होती है, पता है, ए एक्सेलरेशन होता है, एस डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर, वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, तो ये क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसके जगह लिख लेते हैं के एफ, और ये क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसके जगह लिख लेते हैं के आई, और एम ए एस, एम इंटू ए क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन, तो इसकी जगह लिख सकते हैं डब्ल्यू। तो और के एफ माइनस के आई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज का मतलब ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो वर्क डन इक्वल टू क्या आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बात समझे? तो सिंपल प्रूफ ये है। एक और मैं लिख दे रहा हूं, फिर एक बार में लिख देना, ठीक है। मैं कहानी नहीं लिखा रहा क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, पर जल्दी से प्रूव करा दे रहा हूं आपको। एक और तरीके से प्रूव किया जा सकता है, ये प्रूफ तो पुराने क्लास में भी देखे होंगे, अब 11th 12th में आ गए हो तो थोड़ा सा
डिफरेंशिएशन वगैरह भी पढ़ चुके हो, तो जरा उसको भी यूज किया जा सकता है। तो अगर उसको यूज करते हुए हमको प्रूफ करना है तो भी कर सकते हैं सिंपल। तो वर्क इक्वल टू, और दूसरा प्रूफ देख लेते हैं। हाँ, और वर्क इक्वल टू हम जानते हैं एफ डी एस या डी एक्स, जिससे लिखना है, कर दिया हमने इंटीग्रेट। वर्क इक्वल टू वेरिएबल फोर्स के कारण क्या लिखते हैं, एफ डी एक्स, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट। अच्छा, एफ को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे एफ को लिख सकते हैं एम ए इंटू डी एक्स। ये क्या है, एक्स आई से एक्स एफ तक, मान लो इनिशियल पोजीशन है एक्स आई, फाइनल पोजीशन है एक्स एफ, तो लिख सकते हैं एक्स आई टू एक्स एफ। अब एक बात समझो, ठीक है, एक्स आई एफ से यहाँ ना भी लिखोगे क्यों नहीं, क्योंकि इसको मैं हटाने वाला हूं तो इसकी लिमिट ना भी लिखोगे चलेगा। अब मुझे इंट्रोड्यूस क्या कराना है, मुझे इंट्रोड्यूस कराना है काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करना है। और काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास क्या चाहिए, वी चाहिए हमको, तो वी लाना है। तो एम तो रहेगा ही, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूले में एम आता है, वी हमारे पास नहीं है। ए से वी लाने के दो तरीके, एक डीबी बाई डी टी और एक है वी डीबी बाई डी एक्स। दोनों में से कौन सा यूज करना चाहिए, वी डीबी बाई डी एक्स। क्यों, क्योंकि यहां पे डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो सिंस हमको पता है कि ए इक्वल टू एक्सेलरेशन वी डीबी बाई डी एक्स, ये सब देख चुके हैं कैसे आता है नॉर्मल डिटेल काइनेमेटिक्स में। तो एम ए के जगह लिख सकते हैं वी डीबी बाई डी एक्स, तो ए के जगह लिख लिया वी डीबी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। तो डी एक्स गया, काम तमाम। तो क्या आ गया, एम वी डीबी, एम वी डीवी। अब यहां पे काम करते हैं, लिमिट बैठा देते हैं, यहां पे कांस्टेंट बाहर कर दिया, कांस्टेंट क्या है, एम को बाहर किया, और वेरिएबल जिसके साथ डी रहता है वो वेरिएबल है, तो वेरिएबल कौन है, वी, तो लिख लिया वी डीवी। अच्छा, वेलोसिटी वेरिएबल बोल रहा हो तो कुछ चेंज हो रहा होगा, मान लो पहले वेलोसिटी है u, बाद में वेलोसिटी हो गया v, तो लिमिट क्या लगा देंगे, u टू v। अब इसको इंटीग्रेट करना आता है, x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो वी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा वी डीबी का। तो वी स्क्वायर बाई टू, लिमिट लगा दिया कहां से कहां तक, u से v तक। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू, या इसको अरेंज करके लिखो, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। एम वी स्क्वायर क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एम यू स्क्वायर क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इक्वल टू क्या है, डेल्टा के, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम में अगर बेसिक आपको बोल दिया जाए, कंपटीशन में तो कोई मतलब नहीं है, कंपटीशन में तो क्वेश्चन करेंगे आगे, एकेडमिक वगैरह में बोल दिया जाए कि अगर प्रूव कीजिए और वो भी कैलकुलस मेथड से, तो आपको सेकंड वाला ही करना पड़ेगा, ना कुछ बोले तो जैसे भी करोगे, तो नोट कर लो उसको। आज की क्लास थोड़ी थोड़ी चल जाएगी, कुछ बेसिक चीजें हैं जो पता भी होगा आपको वो चीजें, लेकिन थोड़ा सा नए तरीके से थोड़ा सा जान लें, कुछ एड ऑन कर लें। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कोई खास है नहीं। एनर्जी कैन क्या बोलते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इतनी बातें तो पढ़ते आए हो, तो वही चीज पहले मैं लिखा देता हूँ, फिर कुछ बातें और एड ऑन करेंगे और समझ भी लेंगे। लिखो, पहले से पढ़ते आ रहे हो। लिखना प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लिखना एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, nor be destroyed. Energy can neither be created nor be destroyed, ठीक है। It can only be converted from one form, to another. It can only be converted from one form to another, but the total energy of an isolated system, remains constant.
आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, क्या चीज़ें समझेंगे, लिख लो नीचे लिखा देता हूँ फिर समझा दूंगा एक बार। लिखो नीचे, उसी में लिखना, नीचे लिखना यूनिवर्स एज अ होल, द यूनिवर्स एज ए होल, यानी कंप्लीट रूप से, एज अ होल बोर्ड पे लिखा है, यूनिवर्स एज अ होल may be viewed as universe as a whole may be viewed as an isolated system, may be viewed as an isolated system so the total energy of the universe is constant, total energy of the universe is constant, ठीक, constant, full stop। if one part of universe loss energy, one part of universe loss energy, comma, other part must gain an equal amount of energy, other part must gain an equal amount of energy, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या चीजें बता दिया, कुछ तो आपको पहले से पता है सब, कुछ बेसिक चीजें पता है, ऐसे इसकी ज्यादा बात हम थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको कि सिस्टम क्या होता है, वही सिस्टम हो गया, क्या करे, बड़ा सिस्टम हो गया। हाँ, एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग, एक बोलते हैं यूनिवर्स। सिस्टम किसको बोलते हैं? देखो माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, माइक का शायद डिस्चार्ज हो गया है, कल फिर आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है क्लास बिना माइक पे ले रहे हैं तो आवाज हो सकता है कम आए, ठीक है, तो आपको एडजस्ट करना है, ठीक है, बाकी कल के वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अभी जो समझा रहा था देख लेते हैं, ज्यादा ऐसे रवि के ले लिया क्लास में, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, तीन चीजें होती है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, जिसकी स्टडी करते हैं वो क्या होता है? सिस्टम। जिसकी भी स्टडी करोगे, मान लो इस क्लासरूम की स्टडी कर रहे हो, तो ये क्लासरूम क्या है? सिस्टम। इस क्लासरूम में जितनी चीजें रखी है, आप, हम, बेंच, टेबल, लेक्चर स्टैंड, बोर्ड, घड़ी, ये सब क्या है? सिस्टम का पार्ट है। इस रूम के बाहर की जितनी दुनिया है, पूरी दुनिया, वो क्या है? सराउंडिंग है। इस रूम को बाहर की दुनिया से यानी सराउंडिंग से कौन अलग कर रहा है? इस रूम को बाहर की दुनिया से अलग कर रहा है इस रूम का बाउंड्री वॉल, दीवार। इस रूम का दीवार जो है वो सेपरेट कर रहा है इस रूम को बाहरी दुनिया से। तो इस रूम के बाहर का दुनिया क्या है? सराउंडिंग। ये रूम क्या कहलाएगा? सिस्टम। और ये रूम यानी सिस्टम और इसके बाहर जितना दुनिया बच रहा है सब क्या है? सराउंडिंग है। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग से बियॉन्ड तो कुछ नहीं है ना, नहीं। तो ये एक सिस्टम है, जो बचा वो सराउंडिंग है। अगर मैं स्टडी कर रहा हूं मान लो कि इस शहर की, तो पूरा शहर क्या है? सिस्टम। उसके बाहर जितने, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, पूरा डिस्ट्रिक्ट सिस्टम है। इसके बाहर दुनिया में जितने डिस्ट्रिक्ट है या पूरा वर्ल्ड है, स्पेस है, गैलेक्सी है, मिल्की है, सब क्या होगा? सराउंडिंग है। अगर मैं इस मान लो कंट्री की स्टडी कर रहा हूं अपने इंडिया, तो इंडिया पूरा क्या है? हमारा इंडिया पूरा सिस्टम है। उसके बाहर की जितनी दुनिया है, उससे कोई भी देश, वो सब किसका पार्ट है? सराउंडिंग का पार्ट है। और सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कौन करता है? वो बाउंड्री अलग करता है। तो जिसकी स्टडी करते हैं वो सिंपल होता है सिस्टम। तो ये स्टडी कर रहे हैं इसकी सिस्टम। इसके बाहर जितनी दुनिया दिख रही है वो क्या है? इसके बाहर मान लो इतनी दुनिया है, ये पूरी दुनिया हर जगह क्या होगी? वो होगी सराउंडिंग। और जिसकी भी स्टडी करेंगे वो है सिस्टम, उसके बाहर की दुनिया सराउंडिंग। और सिस्टम को सराउंडिंग से जो अलग करता है, ये जो घेरा दिख रहा है जो अलग कर रहा है, इसको बोलते हैं बाउंड्री।
बाउंड्री क्या है, बाउंड्री में भी रिजिड भी हो सकता है बाउंड्री, और बाउंड्री क्या हो सकता है, फ्लेक्सिबल। इसको केवल समझा के छोड़ रहा हूं, डिटेल नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये चीजें फिर थर्मोडायनेमिक्स में आएगी और थर्मोडायनेमिक्स में फिर इसको स्पेशली पढ़ाऊंगा, तो वहां फिर लिखूंगा, अभी समझा दे रहा हूं। तो बाउंड्री क्या होता है, मे बी रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। जैसे क्या, अगर मैं इस क्लासरूम की स्टडी करूं तो क्लासरूम सिस्टम है, ये जो बाउंड्री वॉल दिख रहा है, तो ये बाउंड्री क्या है, रिजिड है, ये रिजिड है, पत्थर का, ये सॉरी किसका बना हुआ है, ईंट का बना है, सीमेंट का बना हुआ है, ये क्या है, रिजिड है। फिर बाउंड्री जो रिजिड हो सकती है या फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल बाउंड्री क्या है, जैसे मान लो एक रबड़ है, या फिर मान लो कि एक बलून है, बलून में हवा भर रहा है, तो बलून में हवा भर रहे हैं, तो हवा भरेगा तो बलून का साइज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैं बलून की स्टडी कर रहा हूं, बलून उसके अंदर की हवा, वो पूरा क्या है, बलून के अंदर की हवा पूरा सिस्टम का पार्ट है। बलून का जो सरफेस है वो अलग कर रहा है उसको बाहरी दुनिया से। अब बलून का सरफेस, बलून फैल रहा है तो सरफेस भी फैल रहा है ना, तो जो बाउंड्री बलून की, बलून का जो ये है सरफेस है, वो अलग कर रहा है बाहरी दुनिया से, वो कैसा है, फ्लेक्सिबल। अगर एक्सपेंड हो रहा है, अगर उसमें हवा निकल रही है तो कंप्रेस हो रहा है, तो बाउंड्री चेंज भी हो सकता है, और उसके बाहर जितना दुनिया बचा वो क्या है, सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर क्या बनाता है, यूनिवर्स बनाता है। यूनिवर्स इक्वल टू क्या बोलते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यानी यूनिवर्स के अंदर सब कुछ आ जाता है, सिस्टम उससे बियॉन्ड कुछ नहीं बचता। तो हमने देखो एक बात दिखाई थी, एक तो बेसिक सा पढ़ते हो, ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी क्या होता है, ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय करते, जितने यूनिवर्स में एनर्जी वही रहती है। जैसे आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जैसे कि मान लो बम बनाया जाता है, तो उसमें क्या है कि मान लो जितना उसको टाइट बांधेंगे उस पर डिपेंड करता है जो एक्सप्लोजन के बाद क्या होगा। तो टाइट बांधेंगे, उसमें कैसा मटेरियल रखते हैं, उसमें वैसा मटेरियल रखते हैं जो हमारी एनर्जी, जो हमने वर्क किया उसको एब्जॉर्ब कर सके। हर मटेरियल हमारी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, जैसे हमने बोला स्प्रिंग एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन नॉर्मल रस्सी नहीं कर सकती। नॉर्मल रस्सी को कंप्रेस करोगे वहीं छूट जाएगा, खींचोगे वहीं रुक जाएगा, स्प्रिंग को खींचोगे वापस आएगा, झटके से वापस आएगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे फिर वापस आएगा। तो ये क्या है, इसमें ये हमारी एनर्जी को स्टोर कर पा रहा है, इलास्टिसिटी है। वैसा मटेरियल उसमें डालते हैं जो कि हम हमारे एनर्जी को स्टोर करे। तो हम जब टाइट बांधने के लिए वर्क किया, मान लो उस पे 100 जूल का वर्क किया, फिर वही वर्क जब एक्सप्लोड होता है तो कन्वर्ट होता है अलग अलग फॉर्म में। मान लो 50 जूल चला गया साउंड के फॉर्म में, 30 जूल चला गया लाइट के फॉर्म में, 10 जूल चला गया साउंड के फॉर्म में, इस तरह से, और 10 जूल कहीं और, मैं टोटल 100 जूल है वो अलग अलग फॉर्म में दिखा, कुछ हिस्सा साउंड में दिखा, कुछ हिस्सा लाइट में दिखा, कुछ हिस्सा हीट के फॉर्म में अपीयर हुआ। तो इस तरह से टोटल 100 था, अब भी 100 दिखेगा, बस अलग अलग फॉर्म में दिखेगा। तो सिंपल यही कहता है कि इट इज ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और क्या बात उसमें लिखा है, और एक वर्ड लिखाया था कि क्या लिखाया था, और टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। तो आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेट क्या किसको बोलते हैं, आइसोलेट बोलते हैं जिसका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। आइसोलेट मतलब अलग किया हुआ, जिसका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, यानी उसके आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी वो ना तो बाहरी दुनिया से एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, ना बाहरी दुनिया से एनर्जी ले रहा है, ना बाहरी दुनिया को एनर्जी दे रहा है। जैसे नॉर्मल में समझिएगा थर्मस फ्लास्क, ऐसे परफेक्टली आइसोलेटेड तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ देर के लिए जैसे थर्मल फ्लास्क जितना पानी गर्म है तो कुछ देर बाद भी पानी उतना ही गर्म रहेगा। क्यों? क्योंकि ना तो उसमें हीट आ रही है बाहर से, ना जा रही है। अगर हीट आती तो पानी और गर्म हो जाता ज्यादा, और अगर हीट निकलती तो पानी ठंडा हो जाता। ना तो ठंडा हो रहा है और ना ज्यादा गर्म हो रहा है, जितना गर्म अभी था कुछ देर बाद भी उतना ही गर्म दिख रहा है, मतलब वो बाहरी दुनिया से एनर्जी का एक्सचेंज नहीं कर रहा है। एनर्जी का एक्सचेंज नहीं कर रहा, यानी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके अंदर जितनी एनर्जी अभी थी, जितने देर तक आइसोलेटेड बना रहता है एनर्जी उतनी ही रहती है। तो वही लिखा, आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और यूनिवर्स एज अ होल क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स से बाहर कुछ बचा ही नहीं, सिस्टम है उसके बाहर जो बचा सब सराउंडिंग है, और सिस्टम सराउंडिंग मिलके यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स के बाहर चूंकि कुछ नहीं बचा, तो यूनिवर्स को हम एज अ आइसोलेटेड सिस्टम ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाहर कुछ नहीं है जहां से वो कुछ एक्सचेंज करे एनर्जी का, क्योंकि उसने सब संभाले, सब मिला के ये यूनिवर्स हो गए। तो सिस्टम के बाहर बचा सराउंडिंग और सब मिलके बन गया यूनिवर्स। यूनिवर्स के बियॉन्ड कुछ है ही नहीं, तो यूनिवर्स एनर्जी एक्सचेंज किससे करेगा? एनर्जी का एक्सचेंज होगा यूनिवर्स के अंदर ही होगा। बात आ रही है समझ? तो वही बात लिखा है। और क्या लिखा है इसमें? द यूनिवर्स इज अ होल एज viewed as isosystems, total energy of universe is constant। अगर वन पार्ट यूनिवर्स का एनर्जी लूज करता है तो अदर उतना ही एनर्जी गेन करता है। आप लोगों ने बिग बैंग या ये सब सुना होगा, सुपरनोवा, दिस द बिग बैंग या फलाना ठिकाना क्या होता है? यूनिवर्स में अगर एक पार्ट की एनर्जी
क्या विस्फोट होता है, तो विस्फोट के कारण क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो एक पार्ट ने अगर एनर्जी रिलीज किया तो दूसरे पार्ट यूनिवर्स का क्या होता है, उतना ही अमाउंट ऑफ गेन करता है। अगर तारा टूटता है, खत्म होता है बैंक में, अगर हाई ग्रेविटी के कारण कंप्रेस हो इतना कंप्रेस हो जाता है कि जस्ट लाइक अब कंप्रेशन नहीं हो सकता, फिर क्या होता है, एक्सप्लोड होता है। तो एक्सप्लोड जो होता है, जितना एनर्जी हुआ, एक पार्ट तारा नष्ट हुआ तो उतना नया भी क्रिएट होता है। तो जितना एनर्जी लॉस हुआ उतना ही बनता भी। बाकी डिटेल बहुत सारी चीजें हैं इसमें, उसमें नहीं जा रहा, बिग बैंग वगैरह बहुत अच्छे लेवल का साइंस है, तो कभी होगा थोड़ा बहुत हम बात कर लेंगे। तो इतनी कहानी, कोई दिक्कत है नहीं? इसमें से कुछ नोट डाउन करना है कर लो, फिर बाकी क्लास कल करेंगे। कल ज्यादा दिन की क्लास होगी और माइक भी कल ठीक ही रहेगा, ठीक है, चालू हो जाएगा। अभी फिलहाल नोट करना है।